ठीक है। तो आज हम लोग लो विजन पढ़ेंगे। ये लो विजन जीडियाटिक ऑप्टोमेट्री का भी पार्ट है, पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री का भी पार्ट है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक लो विजन कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सेरेब्रल विजुअल इंपेयरमेंट पे कैसे हम लोग उस चीज को मैनेज करेंगे, जीडियाटिक केसेस में हम लोग लो विजन कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा कंडीशन की वजह से लो विजन हो सकता है, ठीक है। और लो विजन का डिफरेंट जो कैटेगरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे लो विजन का मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करते उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लो विजन प्रैक्टिस करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए हैं अभी तक लो विजन के लिए, वो लोग क्या होगा, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए हैं, वो लोगों का सर्जरी हुआ है या तो उसका कोई उन्होंने चश्मा ट्राई किया, उसके बाद भी उसका जो विजन है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके बाद जाके आपका क्लिनिक पे आए हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप, एज अ उसको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको क्योर नहीं कर रहे आप, उसका प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके साथ साथ उसको जो डे टू डे लिविंग में उसको प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज में हमें याद रखना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमें उस चीज को ध्यान में रख के लो विजन का जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट करना है। उसके साथ और एक पॉइंट हमें याद रखना है कि अलोन वी कैन डू सो लिटिल, हम लोग सिर्फ अकेला एज अ लो विजन प्रैक्टिशनर उसको कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एज अ सोसाइटी भी हमें एक लो विजन पेशेंट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक बच्चा जिसको नहीं दिख रहा है उसका सोसाइटी या उसका पेरेंट्स को कितना सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा होगा, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट जिसका मान के चलो तुम्हें कल सुबह उठ के तुम्हें पता चला कि तुम्हारा जो विजन है वो चला गया सडनली, तो सोचो तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा होगा। तो तुम्हारे हाथ कट गया मान के चलो, तो फिर तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा होगा। उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, वो साइकोलॉजिस्ट उस चीज को ट्रेन करेगा एक पेशेंट को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कोई भी जो डिसऑर्डर हुआ है आई का उसको डायग्नोसिस करेंगे, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है उसका विजन इंप्रूव होना, तब एक लो विजन प्रैक्टिशनर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आएंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करेंगे, उस चीज को, उसका जो डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अकेले इंसान कभी भी लो विजन पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकता है, वी हैव टू बी वर्किंग इन अ टुगेदर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ब्लाइंडनेस क्या होता है उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्लाइंडनेस क्या है, विजुअल एक्टिविटी शुड बी मेजर्ड विद बोथ आईज ओपन। ऐसा नहीं एक आई में हैंड मूवमेंट है, दूसरा आई में 6/6 विजन है, उस केस में हम लोग उसको नहीं ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, उस केस में हम लोग उसको नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे आई में 6/6 विजन है। अगर दोनों आई ओपन करके उसका हैंड मूवमेंट विजन है, या तो जो विजन है वो 3/60 से कम है, मान के चलो काउंटिंग फिंगर 3 मीटर 3/60 से कम है, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंडनेस। और दो चीज इसमें कंडीशन अप्लाई हो रहा है, एक है विजुअल एक्टिविटी दैट शुड बी लेस देन 3/60 ब्लाइंडनेस कंसीडर करने के लिए। सेकंड है जो विजुअल फील्ड होगा वो कितना होगा, सेंट्रल जो फिक्सेशन होता है उससे 10 डिग्री रेडियस में उससे कम होगा, माने विजुअल फील्ड शुड बी लेस देन 10 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ फिक्सेशन। ये दो कंडीशन अगर होगा, आइदर 3/60 से कम विजन हो और एल्स 10 डिग्री से उसका जो रेडियस है विजुअल फील्ड का एरिया है उससे कम हो, ये दोनों कंडीशन साथ में हो सकता है, या तो एक एक डिफरेंटली। सिर्फ विजुअल एक्टिविटी कम है उसको भी हम लोग ब्लाइंडनेस बोलेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ विजुअल फील्ड कम है बट विजन 6/6 है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि विजुअल फील्ड उसको लेस देन 10 डिग्री है, तो ठीक है। तो विजुअल फील्ड भी एक कैरेक्टर है, दूसरा है विजुअल एक्टिविटी। ये दो कैरेक्टर से हम लोग उसका जो ब्लाइंडनेस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस कैसे डिवाइड करते हैं। पहला चीज है माइल्ड और नो विजुअल इंपेयरमेंट, जब उसका विजुअल एक्टिविटी 6/18 तक हो। कोई भी पेशेंट, दोनों आई ओपन करके बात कर रहे हैं हम लोग, विथ बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। मैं चश्मा खोल दिया, मुझे 1/60 विजन है, मुझे दिख नहीं रहा है, वो हम लोग उसको लो विजन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमें चश्मा पहन के बेस्ट रिफ्रैक्टिव करेक्शन, बेस्ट सर्जिकल जो प्रोसीजर है, उसके बाद कैटरैक्ट है उसको हम लोग ये बोले लो विजन बोलेंगे। आफ्टर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन अगर उसका ब्लाइंडनेस हुआ, अगर उसका विजुअल एक्टिविटी बोथ आई ओपन करके 6/18 से कम हुआ, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट बोलेंगे। 6/18 से 3/10 अगर हुआ तो उसका विजुअल एक्टिविटी को उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट विजुअल एक्टिविटी इंपेयरमेंट 6/18 टू 6/60, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट। सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट किसको बोलेंगे, 6/60 टू 3/60, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट, जिसको 6/18 टू 6/60, ठीक है। ऑपोजिट वे में
सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट किसको होगा, जिसमें 6/60 to 3/60। तो पेशेंट का दोनों आई ओपन करके जब हम विजन ले रहे हैं उसी टाइम में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट का जो विजुअल एक्यूटी के हिसाब से कौन सा ग्रुप में पड़ रहा है। पहला ये माइल्ड 6/18 के आसपास जब विजन होगा उस टाइम पे माइल्ड होगा। बेस करेक्टेड हमें हमेशा याद रखना है, BCV है, बेस करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। माइल्ड मॉडरेट कब होगा, 6 to 18 to 6/60। सीवियर 6/60 to 3/60। ब्लाइंडनेस कब होगा, जब 3/60 से 1/60 तक होगा उस टाइम पे। जैसे मैंने पहले वाला डेफिनेशन पे बताया कि अगर विजुअल एक्यूटी 3/60 से कम हो उस टाइम उसको ब्लाइंड बोलेंगे। ब्लाइंडनेस कैटेगरी नंबर 4, उसमें क्या होगा, 1/60 टू लाइट परसेप्शन, वो भी ब्लाइंड है। ब्लाइंडनेस नो लाइट परसेप्शन टू नो लाइट परसेप्शन, उसके साथ साथ अनडिटरमाइंड और अनस्पेसिफाइड केस को भी हम लोग 9 के कैटेगरी के हिसाब से। तो ये WHO के हिसाब से जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस उसके बारे में बता दिया। माइल्ड विजुअल इंपेयरमेंट, मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट, सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट, उसके बाद 3/60 से जितना भी लाइट परसेप्शन नो लाइट परसेप्शन दे आर इक्वली ब्लाइंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा कैटेगरी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो चेंजेस क्या होगा। पहला चीज है डिसऑर्डर, मतलब हमारा कैटरैक्ट हुआ मान के चलो, या कॉर्नियल ओपेसिटी हुआ, वो क्या हुआ, इट्स अ एनाटॉमिकल चेंज। ठीक है, एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट फंक्शनल लॉस हो रहा है। फंक्शनल लॉस मतलब उसका क्या हो रहा है, विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, विजुअल फील्ड कम हो जाएगा, दैट इज द फंक्शनल लॉस। थर्ड क्या होगा, चेंजेस इन द एबिलिटी, जिसको बोलते हैं जैसे कि विजुअल एक्यूटी कम होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से, वो हो गया चेंजेस इन द एबिलिटी, जिसको डिसएबिलिटी बोलेंगे हम लोग। पहला चीज क्या हुआ, डिसऑर्डर हुआ। सेकेंड हुआ इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट किस में, विजुअल एक्यूटी में, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी में, विजुअल फील्ड में, कलर परसेप्शन में, इसमें इंपेयरमेंट हुआ। वो इंपेयरमेंट क्या कर रहा है, उसका डे टू डे लिविंग में प्रॉब्लम कर रहा है, दैट इज चेंजेस इन द एबिलिटी, दैट इज अ डिसेबिलिटी हो गया। लास्ट क्या हो रहा है, हैंडीकैप, मतलब साइकोलॉजिकल विजन लॉस। साइकोलॉजिकल विजन लॉस मतलब साइकोसोशल विजन लॉस। साइकोसोशल विजन लॉस मतलब जो भी चीज वो कर नहीं पा रहा था, मान के चलो मेरे पास एक अच्छा सा जॉब है अभी, अगर मैं चलो अंधा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे से वो जॉब चला जाएगा, मैं अपना जो सोशल एक्टिविटीज था उसको हम नहीं कर पाएगा, उसी में क्या हो रहा है, उसको साइकोसोशल विजन लॉस हो जाएगा उसका, तो जो भी चीज वो काम फंक्शन कर पा रहा था वो नहीं कर पाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है लो विजन पेशेंट का। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस विजुअल इंपेयरमेंट एस्टिमेटेड टू बी 285 मिलियन, है ना। ग्लोबली कितना लोग और विजुअल इंपेयर्ड है, 285 मिलियन लोग विजुअली इंपेयर्ड है। तो सब लोग तो ब्लाइंड नहीं है, उसमें से 39 मिलियन है ब्लाइंड, मतलब 3/60 से विजन उसका कम है। बाकी तुम्हारा विजुअल इंपेयर्ड मतलब 6/18 से लेके 3/60 तक विजन है। The major cause of visual impairment are uncorrected refractive error। सोचो एज ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे ऊपर कितना बर्डन है कि जो मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वो क्या है, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। कितना, 43%। अच्छा से देखो, मेन मेजर कॉज है क्या है, द मेजर कॉज of visual impairments are uncorrected refractive, that is a 43%, and then is cataract। तो पहला है रिफ्रैक्टिव एरर 43%, देन तुम्हारा आएगा कैटरैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। मतलब प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस मतलब क्या, तुम जो ब्लाइंड हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। कितना है, 80% कॉज, मतलब एक पेशेंट धीरे धीरे ब्लाइंड हो रहा है, हम उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कितना है, अगर 10 पेशेंट ब्लाइंड हो जा रहा है उसमें से 80% मतलब 8 पेशेंट को तुम उसका ब्लाइंड होने से रोक सकते हो। ठीक है, दैट इज अ प्रिवेलेंस। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि मेजर, जैसे मैंने बताया अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर सबसे मेजर रीजन है, उसके बाद कैटरैक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड अदर्स, है ना। ये मेजर रीजन है तुम्हारा ब्लाइंडनेस के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे ब्लाइंडनेस का जो प्रिवेलेंस है वो बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि कौन सा रीजन के वजह से हमें ब्लाइंडनेस होगा, कौन सा वजह से हमारे लो विजन हो सकता है। केराटोगोनस एक मेजर रीजन है जो कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। कॉर्निया का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंजेस हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, दैट इज अ केराटोगोनस। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आजकल डायबिटीज का जो प्रिवेलेंस है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल के वजह से, है ना। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कौन सा एज पे होगा ये, पीडियाट्रिक में होगा कि जीडियाट्रिक में होगा,
जीरियाट्रिक में होगा ये चीज, क्योंकि ओल्डर एज पे जाके ये वाला डायबिटीज होता है इन जनरल। कॉर्नियल स्कार बचपन से किसी को चोट लग गया एक आई में, उसके वजह से ट्रॉमा की वजह से कॉर्नियल स्कार हो सकता है। ARMD एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, हमने दिख ही रहा है कि एज की वजह से जो मैकुला जहां से हम लोग का सरफेस विजन होता है उस एरिया पे हम लोग को विजन में डिटोरिएशन हो जाएगा, ARMD की वजह से दिखाई देगा। ग्लूकोमा जैसे ये भी एक एज रिलेटेड चेंजेस है, कभी कभी बच्चे में भी ग्लूकोमा हो सकता है, इसको कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा की वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व में धीरे धीरे उसका जो फाइबर से धीरे डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑल तो उसमें विजुअल एक्टिविटी 6/6 हो सकता है, बट क्या होगा, उसको जो विजुअल फील्ड होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे टनल विजन जिसको बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, विजुअल एक्टिविटी तो नॉर्मल है, बट विजुअल फील्ड लॉस की वजह से उसको हम लोग लो विजन कंसीडर करेंगे। कैटरैक्ट, कॉर्निया, जैसे तुम्हारा ओपेसिटी हो गया तो पहुंच नहीं पा रहा था रेटिना में। एल्बिनिज्म बच्चे से होता है फ्रॉम जेनेटिक कंडीशन। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, कोलोबोमा मतलब तुम्हारा जो एम्ब्रियोनिक फिशर था वो क्लोज नहीं हो रहा था, उसकी वजह से तुम्हारा कोलोबोमा हो रहा था। एनेरिडिया मतलब एब्सेंस ऑफ आइरिस मतलब उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लाइट आ जाएगा क्योंकि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, आइरिस से जब एब्सेंट है उस टाइम पे। डिसलोकेटेड लेंस की वजह से भी हो सकता है, उसके साथ मैकुलर होल, किसी का मैकुला में होल प्रेजेंट हो गया बहुत टाइम तक, उसका वो रेटिना का डिटैच हो गया बोल के, इसके वजह से भी उसका लो विजन हो सकता है। निस्टैग्मस की वजह से लो विजन हो सकता है क्योंकि बहुत बार मूवमेंट होगा बोल के। ऑप्टिक एट्रोफी, जहां पे उसका नार्व में डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से लो विजन हो सकता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, जो बच्चा है उसमें क्या हो जाता है, एवास्कुलर और वास्कुलर जो रेटिना होता है उसमें रीच फॉर्मेशन हो जाता है, उसके वजह से उसमें नहीं होगा, उसकी वजह से उसका जो रेटिना में डैमेज हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रिज्यूम्ड ऑकुलर हिस्टोपैथोलॉजिकल सिंड्रोम, इसमें क्या हो जा रहा है, उसका रेटिना पे इन्फेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। स्टारगार्ड डिजीज, ये भी एक तुम्हारा रेटिनल डिस्ट्रॉफी है, उसमें क्या हो जाता है, तुम्हारा रेटिना का जो मैकुलर एरिया है उसमें बेसिकली चेंजेस होगा, उसका जो रॉड कोन सेल होता है उसमें डैमेज हो जाता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब इन्फेक्शन है रेटिना का, ठीक है। इसके वजह से बेसिकली तुम्हारा विजुअल इंपेयरमेंट हुआ। तो हम लोगों ने मेजर कॉज सारा डिस्कस कर लिए, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट, क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, कैटरैक्ट, ARMD, कॉर्नियल ओपेसिटी, ग्लूकोमा, ऑप्टिक एट्रोफी, उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव एरर हमने डिस्कस किया, उसके साथ तुम्हारा डिस्कस किया हम लोगों ने कि उसके साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, दीस आर द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये ब्लाइंडनेस जो हो रहा था इसका जो 3 विजुअल फील्ड बेसिकली डैमेज होगा। पहला चीज है पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस, पेरिफेरल जो लॉस हो जा रहा है तो साइड से पेरिफेरल लॉस हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल विजुअल फील्ड लॉस, कब होगा, जब उसका सेंट्रल रेटिना पे जब डैमेज हो जा रहा है, कब, ARMD के केस में, डिस्ट्रॉफी जिसमें हो जा रहा था उस केस में। ओवरऑल ब्लर कब होगा, जब पूरा का पूरा कैटरैक्ट हो जा रहा था, रिफ्रैक्टिव एरर हो जा रहा था, उस टाइम पे उसका ओवरऑल ब्लर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि जो हम लोगों ने जो चार्ट पढ़ाया, एग्जाम पे ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि जो सेंट्रल विजन लॉस होता है कौन सा रीजन की वजह से आ सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज रेगुलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, AMD, मैकुलर डिस्ट्रॉफी, रेटिनल वेन ऑक्लूशन, ऑप्टिक एट्रोफी। पेरिफेरल विजन लॉस कौन सा रीजन की वजह से हो सकता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सारा चीज की वजह से हो सकता है। कॉम्बाइंड कॉज ARMD की वजह से भी हो सकता है, उसके साथ ग्लूकोमा, कैटरैक्ट की वजह से भी हो सकता है। कॉम्बाइंड मतलब पेरिफेरल भी होगा, सेंट्रल भी होगा, इसको कॉम्बाइंड बोलते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं लो विजन एवोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। पहला चीज हम लोग को पेशेंट का कंडीशन जानना जरूरी है, पेशेंट कौन सा कंडीशन में है। पेशेंट का कंडीशन मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था, कोई कबीर सिंह वाला मूवी देखा होगा तो सब लोगों ने देखा होगा कि जहां प्रीति जब छोड़ देता है कबीर सिंह को तो उस टाइम पे क्या होता है, डिनाइल स्टेज पे चला जाता है कबीर सिंह, उसको लगता है तो हो ही नहीं सकता, है ना, दैट इज द फर्स्ट पेज। एंगर, वो घर पे दूसरा उसके घर पे जाके क्या करता है, वो मारपीट करना स्टार्ट करता है, सीधा एंगर फेज। थर्ड क्या होता है, दारू वारू पीना स्टार्ट कर देता है वो, इट इज अ डिप्रेशन फेज। लास्ट में क्या करता है, उसका जब पापा आता है उसको समझाता है तो वो समझ के फिर अपना गांव का घर जाता है, वो इट इज अ बार्गेनिंग स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अभी तो प्रीति वापस नहीं आने वाला है। तो इसी तरीके से अगर किसी का विजुअल एक्विटी सडनली ड्रॉप हो गया तो क्या होगा, वो पहले तो विश्वास नहीं कर पाया कि मेरा विजन कैसे चला गया, देन वो गुस्सा हो जाएगा कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है वो चीज, है ना, देन वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्यों उसको समझ नहीं आएगा कि लगेगा कि लोग सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं ब्लाइंड हो गया करके। देन वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेगा कि जो भी हमारा कंडीशन है ये और चेंज नहीं कर सकते, उस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है। अगर मान के चलो आप इस स्टेज पे, डिनाइल स्टेज पे पेशेंट को तुमने लो विजन डिवाइस दे दिया
तो पेशेंट एक्सेप्ट करेगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले इसको काउंसिलिंग करके उसको एक्सेप्ट फेज तक लेके आओ। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया उसका कंडीशन को, तभी वो कोई भी डिवाइस एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो पहले हम लोगों ने पेशेंट का कंडीशन के बारे में बता दिया। सेकंड है पेशेंट का प्रॉब्लम, पेशेंट कैसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक लो विजन पेशेंट मेरे पास आए थे, उनका सिर्फ प्रॉब्लम था, जब भी कोई भी दूर पे मैं भगवान को देखने के लिए जाता हूँ, भगवान बहुत दूर में रहता है तो मुझे दिखता नहीं है भगवान का फेस। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो तो पढ़ना नहीं चाह रहा है, कुछ भी चीज एक्टिविटीज नहीं करना, सिर्फ वो देखना चाहते, दर्शन करना चाहते दूर से। तो उसको हम लोग उसी तरीके से एक टेलीस्कोप दे दिए। टेलीस्कोप में क्या होगा, दूर का जो इमेज है उसको फोकसिंग करके देख लेगा। जस्ट 10-15 सेकंड का काम है, उससे उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। तो क्या डिमांड है पेशेंट का, कौन सा प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा है, उस चीज को जानना जरूरी है। विजुअल असेसमेंट फॉर नियर एंड डिस्टेंस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस विजुअलिटी चेक नहीं करेंगे, हम लोग नियर के लिए भी चेक करेंगे। उसके साथ साथ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी एंड द विजुअल फील्ड भी हम लोग एसेस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितना उसका विजुअल फील्ड इंपेयर्ड है, कितना उसका कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी में इंपेयरमेंट है। डिवाइस ट्रायल फॉर डिस्टेंस एंड नियर, ये सारा असेसमेंट करने के बाद ही हम जाके उसका क्या कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस नियर के लिए यूज करेंगे, कौन सा डिवाइस डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। हमें जब भी पेशेंट लो विजन का देख रहे हैं, हमें रियलिस्टिक गोल अचीव करना है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, देखिए अभी मैजिक दिखाने वाले हैं हम लोग, है ना, अभी आपको डिवाइस देंगे, आपको अभी तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा हम लोग एक्सपेक्टेशन हम लोग को सेट नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे आपका जो प्रॉब्लम है हम समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चश्मा पहनने के लिए डिनाई कर रहे हैं, हम लोग जो डिफरेंट ग्लासेस देने वाले, वो डिनाई करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। पेशेंट बोलेगा मेरे को एक ही साथ चश्मा दे दीजिए नॉर्मल वाला, उसी से दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। हमारा डिफरेंट लो विजन डिवाइस हम देखेंगे किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। सेकंड है द क्रूएलेस्ट थिंग ऑफ ऑल इज फॉल्स होप। पेशेंट को कभी भी फॉल्स होप नहीं देना कि ये चीज दो, देने के बाद ही आपका पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले देखो कि वो डिवाइस सही में चेंज हो पा रहा है उसका लाइफ की नहीं। और सारा पेशेंट के लिए सेम डिवाइस नहीं काम करेंगे, सेम लो विजन 8 काम नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ पेशेंट के लिए डोम मैग्नीफायर अच्छा काम करे, कोई पेशेंट के लिए बार मैग्नीफायर अच्छे से काम करे। तो उस पेशेंट को वो ट्रायल देके, सारा में ट्रायल देने के बाद देखना है कि पेशेंट कौन सा चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट लो विजन का पेशेंट यहां से यहां डायरेक्टली जंप नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक लैडर लगाएंगे, है ना। हम लोग एक लैडर की तरह काम कर रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरा जगह वो सही से पहुंच पाए, उसका गोल वो चीज रीच हो पाए उस चीज के लिए। ठीक है। तो अभी मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द लो विजन हम लोग अभी कैलकुलेशन देखने वाले हैं, है ना। कैलकुलेशन में पहला चीज आएगा क्लोजर रिलेटिव डिस्टेंस मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। मतलब मैं अगर पास में जा रहा हूं क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा हो जाएगा, जब दूर में जाऊंगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट साइज छोटा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफायर। सेकेंड है तुम्हारा रिलेटिव साइज। मान के चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसका साइज को तुम बड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो देखने का एबिलिटी था वो बेटर हो जाएगा। अगर साइज छोटा कर दोगे तो उसको देखने के लिए विजुअल एक्टिविटी ज्यादा चाहिए होगा। थर्ड है तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के थ्रू होता है। ठीक है। तो ये चीज है, लास्ट वाला है वर्टेक्स डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। मतलब कोई भी अगर तुम्हारा माइनस लेंस है, जितना पास में रखेंगे लेंस, हमारा जो कॉर्निया का, उसमें क्या हो जाएगा, लेंस का पावर धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। बट प्लस लेंस, जब हम लोग प्लस लेंस धीरे धीरे कॉर्निया के सामने लगना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस लेंस का जो पावर है धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स डिस्टेंस। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन यूज्ड इन लो विजन। पहला रिलेटिव डिस्टेंस, सेकंड रिलेटिव साइज, थर्ड एंगुलर एंड द फोर्थ इज वर्टेक्स डिस्टेंस मैग्निफिकेशन। ये 4 पॉइंट लिख के अगर किसी ने 2-3 लाइन करके भी एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया तो 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लो विजन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक पेशेंट है, तुम्हारे पास पेशेंट आया, तुमने उसका चश्मा देने के बाद, उसका कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद, बाकी सारा मैनेजमेंट करने के बाद उसका विजुअल एक्टिविटी गुड आई का, बैड आई भूल जाओ, गुड आई का विजुअल एक्टिविटी आ रहा है 6/60। ठीक है। अभी पेशेंट बोल रहा है सर मुझे ना मतलब विजुअल एक्टिविटी मेरे को ऐसा चाहिए कि ताकि मैं पेपर वगैरह कुछ पढ़ पाऊं, है ना। तो पेपर वगैरह पढ़ने के लिए पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी कितना चाहिए होता है, पेशेंट का जो विजुअल एक्टिविटी जनरली N8 के आसपास चाहिए होता है। ठीक है। N8 हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला छोड़ो, पहला हम लोग डिस्टेंस का डिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी 6/60। ठीक है। तुम्हें चाहिए पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी इंप्रूव करना, कितना चाहते हो तुम चाहते हो कि पेशेंट का विजुअल एक्टिविटी इंप्रूव होके आ जाए 6/12 तक। ठीक है। तो ये था पेशेंट का बेस करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी। क्या था ये बेस करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी 6/6 था, 6/60 था। और टारगेट विजुअल एक्टिविटी कितना था,
टारगेट विजुअल एक्यूटी था 6/12। हम क्या करेंगे, ये जो 60 था नीचे का, ये नीचे का 60 और नीचे का 12, इसको डिवाइड कर देंगे 60/12, कितना हो जाएगा 5x, कितना होगा 5x। तुम अगर उसको 5x मैग्निफिकेशन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका 6/60 से विजन इंप्रूव होकर 6/12 आ जाना चाहिए। अभी 5x आया, x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस यूज्ड, मतलब हम लोग जनरली हम लोग पकड़ते हैं कि ये जो 5x आया, ये 5x हम लोग डिस्टेंस के लिए हम लोग टेलीस्कोप वगैरह देते हैं। टेलीस्कोप मल्टीपल का आ सकता है, जैसे कि 4x का टेलीस्कोप आता है ना, 6x का टेलीस्कोप आता है, उस हिसाब से हम लोग टेलीस्कोप दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। बट फॉर नियर मान के चलो, तुमने यही वाला विजुअल एक्यूटी नियर के लिए लिया, नियर विजुअल एक्यूटी ले रहे हो, 6/60 आया नियर विजुअल। 6/60 कैसे आ सकता है, ये रिड्यूस चैनल विजुअल एक्यूटी चार्ट से तुमने मेजर किया, नियर के लिए 6/60 आया। पेशेंट पढ़ना चाहता है कितना, पेशेंट पढ़ना चाहता है, मेरे को पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को एटलीस्ट जो तुम्हारा न्यूज़पेपर का जो बड़ा बड़ा लेटर्स वगैरह है उस चीज को पढ़ सकते हैं, तो तुम्हारा चाहिए कितना 6/12 के आसपास चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 60/12 कर देंगे 5x। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पर याद रखना कि 5x मैग्निफिकेशन हमारा हुआ। अब 5x से हम लोग पावर कैसे निकल रहे हैं, हम उसकी इसको देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन अब क्या करेंगे हम लोग, इतना तो हुआ, देखो 60/12 किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100 बाई वर्किंग डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर पकड़ते हैं हम लोग। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग लो विजन में 25 सेंटीमीटर वर्किंग डिस्टेंस पकड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इज इक्वल टू 20 डायोप्टर। तुम अगर पेशेंट को +20 डायोप्टर का एक लेंस दे दोगे तो पेशेंट 25 सेंटीमीटर पे जो न्यूज़पेपर का फॉन्ट था N12 वाला, उसको पेशेंट पढ़ सकता है आसानी से। तो इसी तरीके से हम लोग लो विजन का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यही एग्जांपल नीचे दे रहा है, देखो सपोज द बेस करेक्टेड विजुअल एक्यूटी 6/60, द टारगेट विजुअल एक्यूटी 6/12, देन द मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड विल बी 60/12 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अगर हम एग्जाम पे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, लेट्स सपोज द टारगेट विजुअल एक्यूटी इज 6, 6/6 and the patient presented visual acuity is 6/60, what will be the magnification? तो क्या करोगे, कितना होगा 6/60 वाला पेशेंट का विजुअल एक्यूटी चाहिए, टारगेट 6/6, कितना होगा 60/6, 10x मैग्निफिकेशन चाहिए होगा, सिर्फ इतना ही करने से हो जाएगा। अभी अगर पेशेंट को पूछा गया व्हाट विल बी द पावर फॉर द 10x, तो पावर के लिए क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 मतलब 40 डायोप्टर। 4 कहां से आया, एज्यूमिंग दैट कि वी आर होल्डिंग द टारगेट, हम लोग टारगेट को 25 सेंटीमीटर में होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर होल्ड करेंगे तो फिर क्या चाहिए होगा, कितना पावर चाहिए होगा, 100/25 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर चाहिए होगा, ठीक है। यही 4 डायोप्टर मल्टीप्लीकेशन हो गया 10 के साथ, तब जाके 40 आया, ठीक है। इसी तरीके से लो विजन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस का हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस आता है ना। ऑप्टिकल डिवाइस से पहला चीज आता है गैलीलियन टेलीस्कोप। एग्जाम पे ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गैलीलियन टेलीस्कोप एंड केपलरियन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में है जो तुम्हारा पहला चीज है, जो कॉन्वेक्स जो लेंस रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस गैलीलियन टेलीस्कोप में। नेक्स्ट ये हो जाएगा आईपीस के लिए, मतलब इसके थ्रू देखेगा, है ना। गैलीलियन टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, और तुम्हारा आईपीस रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बट केपलरियन में क्या रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को देख लो और एक बार बता देता हूं मैं। पहला चीज है जो गैलीलियन टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जो लेंस रहेगा उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, वो लोग प्लस पकड़ते हैं, ठीक है। ऑपोजिट वे में जो आई की तरफ रहेगा उसको बोलते हैं आईपीस। आईपीस कौन सा लेंस रहेगा, आईपीस नेगेटिव लेंस रहेगा, ठीक है। केपलरियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, आईपीस जो आई की तरफ रहता है, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, एग्जाम में यही चीज पूछा जाता है कि व्हिच टेलीस्कोप इज हैविंग नेगेटिव आईपीस, तब कौन सा लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है गैलीलियन टेलीस्कोप। नेगेटिव सिर्फ गैलीलियन टेलीस्कोप में ही है, बाकी सब में पॉजिटिव है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हम लोग टेलीस्कोप लिए, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहे हैं। मान के चलो जो डायप्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑकुलर, मतलब ये वाला DOC, मतलब समझ जाओ कि ये जो DOC बता रहा है वो है क्या है, वो है तुम्हारा आईपीस का बता रहा है, ये आईपीस। और DOBG मतलब ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने लेंस देख लिया, मतलब टेलीस्कोप कैसा होता है, ऐसा टेलीस्कोप होता है, ये अगर आई के तरफ रहा तो फिर हम लोग इसको क्या बोले, इसको हम लोगों ने बोले DOC, ये ऑब्जेक्ट है मान के चलो यहाँ पे, इसको हम लोगों ने क्या बोले DOBJ, ठीक है। तो DOC का पावर मान के चलो तुम्हारा 40 डायप्टर है, और DOBJ का पावर है मान के चलो, ये माइनस था मान के चलो, है ना। DOC ये कौन सा चीज में माइनस हो सकता है, ये अगर गैलीलियन टेलीस्कोप है तभी माइनस हो सकता है, तो ये हो गया प्लस, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव मान के चलो 20 डायप्टर था, तो कितना एक्स का मैग्निफिकेशन होगा, 2x का मैग्निफिकेशन होगा। इसी तरीके से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स सपोज डायप्टर ऑफ ऑकुलर लेंस और आईपीस इज 40 डायप्टर, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20 डायप्टर, तो उस केस में क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन पावर। हम लोग मैग्निफिकेशन पावर किस तरीके से निकालेंगे, डायप्टर ऑफ द आईपीस डिवाइडेड बाय डायप्टर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। उससे पहले हम लोग एक माइनस रखेंगे, ठीक है, माइनस से हम लोग निकल सकते हैं। माइनस क्यों रख रहे हैं, हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो इमेज का क्वालिटी था वो इरेक्ट होगा कि वर्चुअल होगा, समझ रहा है, इरेक्ट हो रहा है कि इन्वर्टेड हो रहा है, उस चीज को देखने के लिए हमें जरूरी है। इरेक्ट मतलब सीधा, इसको बोलते हैं इरेक्ट, ऑपोजिट वे में अगर होगा इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड कौन सा टेलीस्कोप में क्रिएट होता है इन्वर्टेड, केपलेरियन में इन्वर्टेड होता है ना। गैलीलियन में क्या होगा, गैलीलियन में इरेक्ट होगा, ठीक है। तो केपलेरियन में जब इन्वर्टेड हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो एक एग्जांपल ले लो पता चल जाएगा। माइनस था, ऑकुलर लेंस था 40 डायप्टर, ठीक है, प्लस 40 डायप्टर डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग केपलेरियन का बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव था 20 डायप्टर, कितना हुआ, -2x आ रहा है। तो जो -2x आ गया मतलब उसका जो इमेज का क्वालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हमें याद रखना है। उस चीज को सीधा करने के लिए हम लोग को क्या दिया गया, एक इरेक्टिंग प्रिज्म लगाया गया, किसमें, जो केपलेरियन टेलीस्कोप है उसको इरेक्ट करने के लिए इमेज को एक इरेक्टिंग प्रिज्म लगाया गया, ठीक है, ताकि जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा था, देखो इस पे जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, इसको सीधा करने के लिए क्या लगाया गया, एक इरेक्टिंग प्रिज्म लगाया गया जो उस चीज को सीधा कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को बार बार देखना, तभी तुम लोग जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट और एक एग्जाम पे आता है, वो है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ट्यूब लेंथ मतलब क्या होता है, ट्यूब लेंथ मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक लेंस रखा, ठीक है, और मान के चलो यहाँ पे और एक, ये कौन सा टेलीस्कोप है, ये है केपलेरियन, है नहीं है, ये गैलीलियन है, ये गैलीलियन टेलीस्कोप है, ठीक है। यहां से यहां तक जो डेविएशन था, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो द ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ मान के चलो, ऑब्जेक्टिव पावर था कितना, ऑब्जेक्टिव था, ये था ऑब्जेक्टिव, ये था आईपीस, ऑब्जेक्टिव था 220 डायप्टर मान के चलो, ठीक है, और दूसरा है मान के चलो डी ऑफ ऑकुलर, है ना, मतलब आईपीस का हम बता रहे, आईपीस का मान के चलो 40 डायप्टर। इन केस ऑफ जब केपलेरियन हो रहा है उस टाइम पे हम बता रहे दोनों पॉजिटिव जिसमें है, ठीक है। तो 20 डायप्टर का फोकल लेंथ कितना होगा, 20 डायप्टर फोकल लेंथ होगा 100 डिवाइडेड बाय 20 प्लस ऑकुलर फोकल लेंथ कितना होगा, अपोजिट लिख दिया, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि दोनों प्लस है बोल के, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर और इसमें हो जाएगा तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल होके आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो एग्जाम पे ऐसे डायरेक्टली दे देगा तुमको
कि पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज दिस मच, पावर ऑफ द आईपीस इज दिस मच, व्हाट विल बी द ट्यूब लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप। तो ट्यूब लेंथ के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी टेलीस्कोप को हम लोग ट्रेनिंग कैसे देंगे पेशेंट को, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले लोकलाइजेशन, मतलब लाइट पूरा बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट दे दो, उस टारगेट को पेशेंट को बोलो टेलीस्कोप से देखे, और हमेशा एक ऐसे देखना है। अगर मोनोकुलर टेलीस्कोप दे रहे तो उसका फोकसिंग करेगा, वो फोकसिंग करेगा मतलब उसके तरफ देखना स्टार्ट करेगा। स्पॉटिंग मतलब और बेटर तरीके से उस चीज को देखने की कोशिश करेगा। ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग, ट्रेसिंग मतलब उसके तरफ अगर स्टेशनरी टारगेट है ट्रेस करेगा, ट्रैक किसको करेगा, जब मूविंग जो टारगेट है उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। एंड लास्ट में स्कैनिंग, तभी जाके पेशेंट उस चीज को पढ़ सकता है। तो ये मेथड है जिसके थ्रू तुम कोई भी पेशेंट को टेलीस्कोप ट्रेनिंग दे सकते हो। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द मेथड बाय व्हिच यू कैन ट्रेन अ पर्सन विद टेलीस्कोप। तो क्या लिखोगे पहले, लोकलाइजेशन, फोकसिंग, स्पॉटिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड स्कैनिंग, दिस आर द मेथड। टेलीस्कोप पेशेंट को हाथ में पकड़ा दिए, बोलो कि घुमा दो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तुमको उस चीज को प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है, तभी पेशेंट जाके देख सकता है। ये डिफरेंट ऑप्टिकल एड दिखा रहा है, जिसमें ये मल्टीपल पिन होल है, जिसके थ्रू भी ये भी ऑप्टिकल एक एड है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कहीं पे किसी का कॉर्नियल ओपेसिटी है, उसके थ्रू लाइट नहीं घुस पा रहा है, तो हम लोग मल्टीपल पिन होल दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो स्पेक्टिकल्स पावर के बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि +20 डायोप्टर अगर है तो कितना मैग्निफिकेशन करेगा 25 सेंटीमीटर पे। ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज you are having a +20 diopter lens at holding at 25 centimeter, what will be the magnification? तो फिर 25 सेंटीमीटर के लिए कितना पावर होना चाहिए, 100/25 मतलब 4x है ना, 4x जब है तो 20 डायोप्टर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इज इक्वल टू 5x मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। 20/4 करेंगे तो 5x मैग्निफिकेशन होगा। यही चीज बता रहा है कि द स्पेक्टिकल वोन विल प्रोड्यूस एन अप्रोक्सीमेटली मैग्निफिकेशन ऑफ 1/4 ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। 1/4 मतलब किसी का 40 पावर है तो कितना मैग्निफिकेशन करेगा वो, 10x मैग्निफिकेशन करेगा। सो स्पेक्टिकल्स लेंस +20 डायोप्टर लेंस विल एक्ट एज अ 5x मैग्निफिकेशन। तो एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज यू आर होल्डिंग एट लेंस that is power is 40 diopter, what will be the magnification created by the lens, 1/4 करेगा 10x करेगा। ये सब एमसीक्यू पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब लो विजन का कैलकुलेशन याद रखना है, 3-4 ही है। अभी डिसेंट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो इतना जब पावर हो जा रहा है बहुत ज्यादा, तो पावर की वजह से हम लोग को इतना ज्यादा कन्वर्ज भी करना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा हम लोग पास के लिए कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कन्वर्जेंस का एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे हम लोग बेस इन प्रिज्म दे देते हैं, और लेंस स्पेक्टिकल जो आता है, स्पेक्टिकल्स में ऑटोमेटिकली मेड ग्राइंडेड आता है। तो डिसेंटर 1 mm इन ईच आई, एक आई में 1 mm करके डिसेंटर्ड कर रहा है ना, तो दोनों आई में 2 mm का डिसेंट्रेशन होगा। फॉर 1 बेसिन प्रिज्म इन ईच आई फॉर ईच डायोप्टर ऑफ एड, मान के चलो किसी का 20 डायोप्टर तुम एडिशन पावर दे रहे हो, नियर के लिए तुम 20 डायोप्टर मैग्निफिकेशन दे रहे थे, कब, जब तुमको 4x का मैग्निफिकेशन चाहिए था, उस टाइम पे 20 डायोप्टर के आसपास दे रहे थे, है ना। जब 5x चाहिए था उस टाइम पे, है ना, क्योंकि 1/4 होना चाहिए। तो 5x मैग्निफिकेशन करने के लिए तुमने क्या किया, तुमको 20 डायोप्टर एडिशन देना पड़ रहा था। तो फिर कितना डिसेंट्रेशन करोगे, राइट आई के लिए 10 mm और लेफ्ट आई के लिए 10 mm, वो ऑटोमेटिकली ग्राइंड होकर तुम्हारा चश्मे में आएगा, जिसको स्पेक्टिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, उसमें आएगा ऑटोमेटिकली, तुम्हें डिसेंटर करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा टेबल मैग्नीफायर, इसमें क्या कर रहा है, इसको सीसीटीवी बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसके टेलीविजन के आसपास जाके बहुत क्लोज, अब जैसे मैंने बताया डिस्टेंस मैग्निफिकेशन भी कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, पेशेंट बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, उसका जो विजुअल एक्टिविटी धीरे धीरे एनहांस हो जा रहा है। ये तुम्हारा हैंडल मैग्नीफायर है, जिसमें पेशेंट होल्ड करके उसके बाद उसके जो लाइट आता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, लाइट से पेशेंट का फोकस पड़ेगा, उसके साथ पेशेंट देखना स्टार्ट करेगा। ये हैंडल मैग्नीफायर है, वो हाथ से पेशेंट मैग्नीफायर को देख के पढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये बार मैग्नीफायर। बार मैग्नीफायर क्या कर रहा है, वर्टिकली लेटर को इलोंगेट कर दे रहा है,
ठीक है। इसमें तुम्हारा स्पेक्टिकल्स में देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, कोई भी सुई धागा नहीं डाल पाता है बहुत टाइम पे, एजेड पर्सन, तो क्या होगा उस टाइम पे वो बहुत अच्छा इल्यूमिनेशन के साथ दे सकता है। हम लोगों ने ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क्राइब कर लिए, अभी हम लोग आते हैं नॉन ऑप्टिकल डिवाइस। नॉन ऑप्टिकल डिवाइस में क्या होता है, रिलेटिव साइज, जैसे ऐसा है ना, जो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा जो कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड का साइज तुमने एनहांस कर दिया, कॉन्ट्रास्ट तुमने बढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेयर कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग कंट्रोल डिवाइस, जो इस तरीके से तुम उसका डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर यूज कर सकते हो। नोयर फिल्टर जनरली यूज होता है लो विजन पेशेंट के लिए, है। नेक्स्ट है पोस्चर एंड कंफर्ट, अगर पेशेंट मान के चलो ऐसे करके हमेशा पढ़ते रहेगा तो फिर पेशेंट का नेक पे धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट करेगा, तो प्रॉपर पोस्चर में उसको रखने के लिए रीडिंग स्टैंड बहुत जरूरी है, वो भी एक नॉन ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर आता है। हैंड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई पेशेंट को अच्छे से दिख नहीं रहा है तो फिर क्या होगा, राइटिंग गाइड तुमने दे दिया, उसको पता चल जाएगा मार्जिन यहाँ से यहाँ तक ही है, उसके ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो उसके अंदर लिखना स्टार्ट करेगा। नोटेक्स क्या होता है, नोट के लास्ट में रखने से उसका जो डिजिट है पता चलेगा, इतना चौड़ा है तो फिर इतना इसका नोट हो सकता है, ये इसका चौड़ा इतना चौड़ा है, तो इस हिसाब से नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए नोटेक्स हुआ जाता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा फोन है वो क्या कीपैड फोन, उसके साथ साथ वो ऑडियो प्रेस करने के बाद से वो साउंड बताता है कि इतना हुआ है करके, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए केन वगैरह यूज कर सकते हो। केन मतलब लाठी जैसा होता है, उसको जनरली केन बोलते हैं, उसका भी अलग ट्रेनिंग होता है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट है तुम्हारा साइटेड डॉग, मतलब एक ट्रेन डॉग जिसको तुम क्या करोगे, ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि एक जो विजुअल इंपेयर्ड पर्सन है उसको गाइड कर पाए, उसको नहीं देख रहा है उसकी जगह में वो डॉग, ट्रेन्ड एक डॉग उसको कोई भी ऑब्स्टेकल्स है तो उसको चलने के लिए हेल्प करे, ठीक है। सेंसरी सब्स्टिट्यूट मतलब तुम कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी बहुत सारा स्कैनिंग वगैरह आ गया कि तुम्हारे सामने बुक है, वो जस्ट स्कैन करेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, जो स्कैन किया पीडीएफ वो खुद से खुद पढ़ देगा, है ना। कोई एक नोट रखा तुमने आई के सामने में, आंख बंद करके भी उस नोट को आइडेंटिफाई करके तुमको बोल देगा दिस इज द 100 रुपीज नोट, दिस इज द सेंसरी सब्स्टिट्यूट, तुम्हें दिख नहीं रहा है बोल के तुम्हें सुनने के लिए हेल्प कर रहा है वो, ठीक है। लाइफ स्किल डिवाइस जैसे मैंने बताया नोटेक्स का किस तरीके से काम हो रहा है, ऐसे देखो मेकअप उसको दिख नहीं रहा है ना, बहुत एजेड पर्सन है, उसको लो विजन में दिख नहीं रहा है, तो उसको क्या किया, मैग्निफिकेशन करके उसको टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये अच्छे से सुई धागा नहीं कर पा रहा है, उसको सिलाई नहीं कर पा रहा है, उस टाइम में क्या किया, वहां पे एक मैग्निफिकेशन डाल दिया, प्रॉपर इल्यूमिनेशन लेवल डाल दिया, उस चीज से उसको दिखना स्टार्ट हुआ। बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं मुझे फोटोफोबिया हो रहा है, सिंपल सा उसको एक बोलो, एक ब्लैक कैप पहन लो या तो एक अम्ब्रेला पहन लो, उससे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा था वो नहीं करेगा, है ना। उसके साथ साथ ये ब्रेल, ब्रेल भी एक सेंसरी सब्स्टिट्यूट डिवाइस है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो ये प्रॉपर लाइटिंग भी जरूरी है, और देखो ये नाइफ कटिंग के लिए कैसे कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस आता है, उसमें क्या हो रहा है, उसको नहीं तो हाथ कट जाएगा क्योंकि दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली बोल के, तो उस चीज को उसको मॉडिफिकेशन के लिए हम लोगों ने ऐसा डिवाइस दे सकते हैं। घर पे कैसा कैसा मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, जो भी स्ट्रिप, जो भी हम लोग सीढ़ी है, सीढ़ी में हम लोग स्ट्रिप लगाने के लिए बोल सकते हैं ताकि सीढ़ी का जो एजेस है उसको पता चले। हर घर पे देखना जो सीढ़ी में प्रॉपर लाइटिंग नहीं रहता है, बट अगर आपके घर पे लो विजन पेशेंट है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर आप लाइटिंग रखोगे। कोई भी किचन में सबसे कम लाइटिंग रहता है इन जनरल, है ना, तो उसका जो अगर नीचे में मान के चलो वहां पे गैस का सिलेंडर का जो पॉइंट है उसको ऑन करना ऑफ करने के लिए देखना जरूरी है, तो उस चीज के वहां पे भी एक लाइट लगाओगे ताकि उसको दिखे, है ना। उसके साथ साथ सेंसरी सब्स्टिट्यूट मतलब जो एजेस है, एजेस घर का जो एजेस होता है वो बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पेशेंट है वो विजुअली इंपेयर्ड है, तो उसको दिखेगा नहीं शार्प एजेस, तो लग सकता है उसको, है ना। अगर वो कोई भी जगह में पढ़ रहा है तो फिर वो क्लस्टर फ्री होना चाहिए, मतलब वो पढ़ने के जगह पे तुम बाकी सारा कोई भी सामान नहीं रखोगे, ग्लास, पानी का ग्लास नहीं रखोगे, गिर गया तो गया, तो फिर है ना, कांच का वगैरह सारा चीज अवॉइड करोगे थोड़ा सा, प्रॉपर लाइटिंग जैसे मैंने डिस्क्राइब किया। उसके साथ साथ जब उसको खाना दोगे तो राइट साइड में हर रोज डाल दे रहे हो तो हर रोज राइट साइड में डाल दोगे, लेफ्ट साइड पे सब्जी दे रहे हो तो हर रोज लेफ्ट साइड पे सब्जी दोगे, वो चीज स्वाइप नहीं होना चाहिए, पेशेंट क्योंकि नहीं दिख रहा है बोल के उसको पता नहीं चलेगा, और हाई कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए वो चीज, है ना। व्हाइट प्लेट के ऊपर व्हाइट चावल मत दो, है ना, ब्लैक प्लेट के ऊपर व्हाइट चावल दो ताकि उसको दिखे, कॉन्ट्रास्ट एनहांस हो उस चीज का लिए, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा सा यूनिक थिंकिंग रखो, यूनिक थिंकिंग रखने से तुम्हारा जो पेशेंट विजुअली इंपेयर्ड है वो थोड़ा सा तुम्हें डे टू डे एक्टिविटीज में उसका बेटर परफॉर्म करेगा। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि एक ब्लाइंड पर्सन है उसको कैसे हम लोग मोबिलिटी में हेल्प करेंगे, मतलब मूव। हम लोग का विजन का जरूरत क्या है, विजन का जरूरत यही है कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह देख के मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग बेड पे सोए हुए हमें विजन का जरूरत ही नहीं है, तो विजन का मेन काम है हम डे टू डे एक्टिविटीज में उस चीज को मूवमेंट पे लेके आए, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ विजन।
तो मेक श्योर दैट द ब्लाइंड पर्सन इज अ हाफ स्टेप अहेड, मतलब एक पर्सन है, मान के चलो, है ना, वो पर्सन तुमसे एक कदम आगे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, द ब्लाइंड पर्सन इज हाफ स्टेप टू द बिहाइंड ऑफ यू, मतलब तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग जब दे रहे हो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जो ब्लाइंड पर्सन है तुमसे एक कदम पीछे होगा, तुम एक कदम आगे होगे, पहला चीज तो ये। दूसरा है द लेट द ब्लाइंड पर्सन नो इफ यू नीड टू स्विच साइड, है ना, मतलब तुम अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हो तो पहले ब्लाइंड पर्सन को बोलो, वर्बली बोलो उसको, है ना। नेक्स्ट है कि मूव थ्रू द डोर, जब भी तुम अगर कोई भी डोर्स की तरफ जाओगे तो फिर क्या होगा, उसको, उसका जो हाथ है उसको लेके तुम तुम्हारा पीछे लो, ताकि उसको पता चले कि तुम उसको साइड से लोगे और तुम्हारा रास्ता जो है नैरो था, इसीलिए उसका बॉडी में नहीं लगे करके। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यूज वर्ड्स इन डेंजरस सिचुएशन, तुम्हें दिख रहा है तुम यहां से वहां कूद सकते हो, बट जो ब्लाइंड है उसको तो नहीं दिख रहा ना डेंजर, तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है ना। असिस्ट देम इन द एयरपोर्ट, अगर कहीं पे एयरपोर्ट में अगर तुम्हें ब्लाइंड पर्सन दिखा, इफ दे नीड हेल्प तभी हेल्प करना, नहीं तो खुद से जाके हेल्प करने मत लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइड अ ब्लाइंड पर्सन इनटू अ कार, जैसे मैंने बताया, उस हिसाब से नेविगेट स्टेप्स एंड स्टेयरकेस, तुम देख रहे हो सीधा जा रहे हो, नीचे से स्टेयर से तुम्हें दिख रहा है, तुम क्या करोगे, नीचे से चलना स्टार्ट करोगे, बट पहले जाने से पहले तुम्हारे पीछे अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है, तुम उसका हाथ पकड़ के रखे हो, तो उसको क्या बोलोगे, अभी नीचे स्टेयर्स हम लोग जाने वाले हैं, तो इस हिसाब से वो धीरे धीरे पैर रखेगा। तो पहले डिस्क्राइब करो उसको कैसे जाएगा, अप्रोच, आस्क एंड देन असिस्ट, मतलब पहले जाके पूछो आपको जरूरत है, अगर वो हाँ बोलेगा तभी असिस्ट करना, नहीं तो खुद से मत करने लग जाना। डू नॉट बी ओवर प्रोटेक्टिव, उसको वहां ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द पासिंग सीन, मतलब उसको डायरेक्टली बोल सकते हो सामने से एक ट्रैक वगैरह आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद हम लोग क्रॉस करने वाले, इसे करके डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना। गिव डायरेक्शन वर्बली, सीधा जाके ऐसे जाना, ऐसे नहीं बोलना ब्लाइंड पर्सन को, सीधा जाके राइट साइड पे जाना, कितना दूर जाने के बाद राइट साइड पे जाना है वो भी एक्सप्लेन करो, कि यहाँ से 10 फीट, है ना, 10 फीट वो इस हिसाब से जाएगा, 10 फीट काउंट करने के बाद राइट साइड पे जाना, है ना। तो हाथ से मत दिखा दे ऐसे जाना करके, उसको वर्बली डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट है तुम्हारा, कभी भी उसको बैठने के लिए बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे कि आपका जस्ट पीछे चेयर है, आप पहले हाथ से देखो, वो हाथ से देखेगा चेयर का पोजीशन, उसके बाद बैठेगा धीरे धीरे, ऐसे बैठ जाओ बोल के बैठाना नहीं है, ठीक है। फील्ड एनहांस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेनेल्स प्रिज्म यूज कर सकते हैं, जिस केस में तुम्हारा फील्ड डैमेज है। तो एग्जाम पे ऐसा आ सकता है तुम्हारा क्वेश्चन कि विजुअल एक्टिविटी जो है डिफिकल्टी था, इंपेयर्ड हुआ था, उसमें कैसे कैसे एनहांस कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस, नॉन ऑप्टिकल डिवाइस, बट इन केस ऑफ फील्ड हम लोग क्या करते हैं, फ्रेनेल्स प्रिज्म यूज कर सकते हैं, एलिपेली प्रिज्म है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ रिवर्स टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या कर रहा था, इमेज को मैग्नीफाई कर रहा था, और रिवर्स टेलीस्कोप क्या करेगा, इमेज को मिनीफाई करेगा, जब मिनीफाई करेगा तो फिर क्या होगा, वो बहुत बड़ा सा एक फील्ड को जाके तुम्हारे पास लेके जाएगा, तो रिवर्स टेलीस्कोप यूज कर सकते हो तो मिनीफाई। कॉनकेव लेंस रिवर्स टेलीस्कोप जैसा यूज करेगा, तुम लोगों ने कभी देखना कि अगर हाथ के सामने कॉनकेव लेंस लेके रखा तो फिर क्या होगा, फील्ड धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा फील्ड, बट कॉन्वेक्स लेंस रखने से फील्ड छोटा हो जाएगा, क्यों, मैग्निफिकेशन हो रहा है। हमेशा याद रखना, कभी भी मैग्निफिकेशन होता है तो फिर क्या होता है, फील्ड कम हो जाएगा, मिनिफिकेशन होने से क्या होगा, फील्ड एनहांस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमोर्फिक लेंस, एमोर्फिक लेंस भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू फील्ड को एनहांस कर सकते हो। अभी ड्राइविंग एंड लो विजन, मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारे पास जो लो विजन पेशेंट आएंगे वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हम ड्राइव कर सकते हैं क्या, तो उस टाइम पे क्या बोलना है कि एक बायोप्टिक टेलीस्कोप आता है, बायोप्टिक टेलीस्कोप के थ्रू ड्राइविंग कर सकते हैं। बायोप्टिक टेलीस्कोप क्या होता है, ऊपर में डिस्टेंस के लिए देखने के लिए होगा और नीचे में देखने के लिए तुम्हारा स्पेक्टिकल्स होगा, बट जरूरी है कि उसका जो विजुअल फील्ड है कितना है चेक करना जरूरी है, और वो इंडियन या डिफरेंट जो तुम्हारा ड्राइविंग लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसको परमिट करता है कि नहीं करता है, उसके हिसाब से उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। ये देखो बायोप्टिक टेलीस्कोप बता रहा था, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस बोला, नीचे के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल्स रहेगा, ठीक है। और इस केस में जब किसी का बहुत ज्यादा प्लास्ट लेंस रहता है तो क्या होगा, जैकिंग द बॉक्स फिनोमिना आता है, मतलब उसको तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, साइड से जब जा रहा था कोई उसको दिखेगा ही नहीं, लगेगा सडनली मेरे सामने आ गया, बट वो साइड से आ रहा था क्योंकि उसको विजुअल फील्ड इंपेयर्ड है, बोल के उसको दिख नहीं रहा था वो चीज, इसीलिए ड्राइविंग जो विजुअल इंपेयर्ड पेशेंट है उसके लिए हम लोग मना करते हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकते तो हम लोग बोलते हैं आप एक बार असिस्टेंट रख लो, एक ड्राइवर रख लो अपने साथ, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग क्यों लो विजन पेशेंट चाहते हैं,
क्योंकि ड्राइविंग एक हमारा खुद का इंडिपेंडेंस का रोल है ना। अगर हम लोग खुद ड्राइव नहीं कर सकते, हम लोग डिपेंडेंट हो जाए किसी और पर्सन के ऊपर में, तो उस चीज के लिए लो विजन पेशेंट चाहते कि ड्राइव करे करके, है ना। उसके साथ साथ ये कांटा वाला यूज करने के लिए मना करना लो विजन पेशेंट को, क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन नहीं होता है। बट ऐसा डिजिटल जो डिवाइस आता है उसमें मैग्निफिकेशन बेटर होता है, तो उसको स्पीड लिमिट पता चलेगा। हमेशा याद रखना, जितना स्लो चलाओगे तुम्हें उतना पेरिफेरल विजन का अवेयरनेस रहेगा, जितना फास्ट चलाओगे उतना क्या होगा, तुम्हारा स्पीड की वजह से तुम्हें दिखेगा नहीं उतना सारा पेरिफेरल फील्ड। तो कभी भी पेशेंट अगर लो विजन है तो उसको बोलना 20 to 30 चलाना बाबा, उससे ज्यादा नहीं चलाना, रिस्क हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस में क्या क्या आ जाता है तुम्हारा, ऐसा न्यू आई, जैसे ये सब सेंसरी डिवाइस की तरह यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आइरिस विजन, उसके साथ ये वाला बायोप्टिक्स का जो एडवांस वाला है माई आई, इसमें क्या होता है, तुम्हारा कोई भी टेक्स्ट है ये स्कैन, उसको स्कैन करेगा, उसके साथ उस चीज को पढ़ देगा, ठीक है। इसके साथ जॉर्डी, ये भी इस तरीके से चीजों को मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जो बच्चे हैं, जिस बच्चे में सेरेब्रल विजुअल इंपेयरमेंट है, वो एक मेजर कॉज है लो विजन का, तो उस केस में क्या हो जा रहा है कि सेरेब्रल विजुअल इंपेयरमेंट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लो विजन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर द 27% ऑफ द विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रेन, है ना। पूरा जो ब्लाइंडनेस होता है उसमें से मैंने मान के चलो 10% ब्लाइंड हो गया बच्चा, उसमें से 3% सिर्फ सीवीए की वजह से ब्लाइंड होगा। विजुअल इंपेयरमेंट इन सीवीए इज ड्यू टू द डिसऑर्डर इन द प्रोजेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजुअल इनपुट इन द ब्रेन। मतलब उसको सब दिख रहा है बट क्या दिख रहा है समझ नहीं आ रहा है, उसी की वजह से क्या हो जा रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस हो जा रहा है, ठीक है। ये जो कोई भी अल्फाबेट वगैरह है उसमें अगर डिस्टेंस तुम इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, उसका क्राउडिंग जो था, एक साथ रहने के क्राउड हो रहा था, उसको रिड्यूस हो जाएगा। तो जब क्राउडिंग रिड्यूस हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, पेशेंट को जो बच्चा है उसको देखने के लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ये है सूरदास। सूरदास एक बहुत अच्छा मतलब सिंगर थे जिन्होंने कृष्ण जी के लिए बहुत सारा गीत गा के गए, बट उन्होंने ब्लाइंड थे, ठीक है। तो मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि ब्लाइंड है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिंदगी में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट जो अगर ब्लाइंड हो गया तुम्हें उसको मोटिवेट करना भी जरूरी है। मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लो विजन का, उसको पेशेंट को मोटिवेशन किस चीज के लिए, जिंदगी जीने का तरीका उसको सिखाना चाहिए कि ब्लाइंड हो गया तो क्या हो गया। लुइस ब्रेल है जिन्होंने ब्रेल का डिस्कवरी किया। ब्रेल क्या है, जो ब्लाइंड लोगों का जो लैंग्वेज है, सेंसरी सब्स्टिट्यूट, टच करके जो लेटर्स वगैरह समझ में आता है, वो लुइस ब्रेल ने डिस्कवर किया, वो भी बचपन से ब्लाइंड था। उसके साथ देखो रेड टॉपमैन क्या बोल रहा है कि एवरी ग्रेट ड्रीम बिगिंस विद अ ड्रीमर, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव within you the strength, the patience and the passion to reach the stars to change the world, है ना। तो बोले तुम्हारे अंदर ही वो एबिलिटीज है, ताकि वो जो तुम्हें वो चीज नहीं दिख रहा है, वो चीज तुम्हें लग रहा है लिमिटेशन है, शायद वही तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से तुम बड़ा हो सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली एक मूवी भी निकला था इसके ऊपर, है ना, द ब्लाइंड कुक। ये क्या कर रहा है, इनका जो था तुम देखो इस पे न्यूरोमाइलिनेटिक ऑप्टिका था, उसके बाद भी उसको बेस्ट कुक अवार्ड मिला गया, ठीक है। ये एक रनर है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा था, उनको डिजीज, उसको रेटिना पे बहुत सारा पैथोलॉजी चेंजेस था, ठीक है, स्टारकट पैथोलॉजी चेंजेस था, उसपे भी, उसके बाद भी उन्होंने हाईएस्ट अपना जो रन था उसको फास्टेस्ट रनर करके निकल के आया, ठीक है। तो वो चीज जानना जरूरी है कि जो ब्लाइंड पर्सन उसको स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को, बहुत सारा ब्लाइंड पर्सन तुम लोग देखे हो कि आर्टिस्ट होता है ना, कुछ जैसे जैसे डिफरेंट कलर्स लेके वो लोग प्ले करते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो वो चीज तुम्हें ढूंढ के निकलना है पेशेंट से, उसको मोटिवेट करना है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। उसके साथ खुद ब्लाइंड थे, है ना, बचपन से ही उन्होंने उसका ब्लाइंडनेस थे, बट वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत हाईली क्वालिफाइड एक ऑथर है, और बहुत उसका जो नोबेल उन्होंने राइट करके गए थे वो बहुत ज्यादा फेमस नोबेल है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ के देखना, लो विजन के बारे में मोटिवेशन मिलेगा। तो बोल रहा है कि जो दुनिया का सबसे आसान, सबसे जो सुंदर चीज है वो ना देखा जाता है ना टच किया जाता है उस चीज को, है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट बी सीन और इवन टच, ये सिर्फ हार्ट से फील कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। यही मेरा था। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।